नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन की बात चलती है तो कोर्ट के माध्यम से ही आना पड़ता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। आपको बताते चले, अगर हम असेंबली की इलेक्शन करें, सपोज हम जम्मू कश्मीर को छोड़ देते हैं, या फिर पार्लियामेंट की बात करें, राज्यसभा की बात करें, टाइमली इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन से पहले ही प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। लेकिन सिख समुदाय को अपने इलेक्शन के लिए बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। एक एक दशक लग जाता है, इलेक्शन नहीं होता। चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजीत सिंह मस्ताना जी हैं, आपका स्वागत है। HS रैना जी हैं, आपका स्वागत है। जगमोहन सिंह रैना जी हैं, आपका भी स्वागत है। वाकई में जगमोहन जी, आपसे जानना चाहूँगा, वाकई ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट नहीं है? सरकार इतनी लापरवाह है, क्या कारण हो सकता है? या तो कम्युनिटी स्कैटर्ड है या कम्युनिटी यूनाइट नहीं है, क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये बात तो अक्सर लोग कहते हैं कि कम्युनिटी यूनाइट नहीं है। कम्युनिटी कहीं भी यूनाइट नहीं होती। कम्युनिटीज़ में डिविजन्स होते हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। तो इस चीज़ को आप एक मुद्दा ना बनाएं कि कम्युनिटी यूनाइट होके कोई बात करे। देखना तो ये है कि जो ये गुरुद्वारा एक्ट है, ये एक कानून है। बाज़ाफ्ता हमारे इसमें गवर्नमेंट के उस शेड्यूल में दर्ज है कि साहब J&K गुरुद्वारा एंडोमेंट एक्ट, इसको लागू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी का काम है, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम है। और ये बात नहीं कि हम पिछले कई बार उनसे मिल चुके हैं। 2-3 मीटिंग्स तो बड़ी एक्सक्लूसिव मीटिंग्स हुई हैं हमारे पूरे जो संगठन ऑल पार्टी से कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ। और गवर्नर साहब ने ये वादा किया था कि साहब हम अपना इलेक्शन अभी ज़रूर करवाएंगे। पहले तो कोविड की बात थी, लेकिन उस कोविड के होते हुए म्यूनसिपल के इलेक्शंस हुए, डिस्ट्रिक्ट और बाकी इलेक्शंस हुए, लेकिन गुरुद्वारा अफेयर्स को एक टालने की बात जो इन्होंने की, वो मुझे समझ नहीं आता कि इतना नॉन सीरियस सरकार क्यों ले रही है, इतना लाइटली क्यों लिया जाता है सिख कम्युनिटी को। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं आपसे ये बताऊं कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में बिल्कुल सरकार इतनी ताखीर से काम कर रही है। अगर ये चीज़ अगर बहुत से उस इंटेलेक्चुअल्स में ले जाएं या जुडिशरी के सामने ले जाएं, तो डेफिनेटली मैनी स्ट्रिक्चर्स विल कम अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट एंड हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी। आफ्टर ऑल एक एक्ट जिसे यहाँ इम्प्लीमेंट करना होता है, कहते हैं ना कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप सरकार ये कहे कि हमें कोई मालूम नहीं कि भाई ये कोई लॉ है, उनके सामने एक्ट पड़ा हुआ है, हमारे लॉ सेक्रेटरी कस्टोडियन है इसके, और जो इंचार्ज है, जो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू है, वो इसके इंचार्ज हैं। वो मालूम उनको होना चाहिए कि इलेक्शन टाइम से पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। लेकिन जब वो एक्सरसाइज नहीं करते तो बाद में हमारे लोगों को कोर्ट की तरफ जाना पड़ता है कि साहब एक सिखों की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जिसमें कैश, काइंड, बाकी चीज़ें जो गुरुद्वारे के साथ जुड़ी होती हैं, उसकी एक सिक्योरिटी चाहिए, उसकी मैनेजमेंट चाहिए। उसके लिए ये गुरुद्वारा के इलेक्शंस होते हैं और मेंबर चुने जाते हैं। पर सरकार उसको आंखें देखिए, उसको इग्नोर करे, एक बड़ी अफसोस की बात है। HS रैना साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी कोर्ट ने कहा है कि 2 सप्ताह के अंदर नॉमिनेशन प्रोसेस को शुरू किया जाए। क्या आपको लगता है कि प्रोसेस शुरू हो पाएगा? सरकार कोर्ट की मानेगी? क्योंकि ये अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था, तब सरकार, कोर्ट ने ये सरकार को कहा है। ऐसा है कि हमारे 97 से मैं भी इस गुरुद्वारा अफेयर्स में इलेक्ट होकर पहली बार 97 में आया जी। 97 के बाद 2003 में इलेक्शन हुई, 6 साल बाद जी। उसके बाद 12 साल बाद इलेक्शन हुई 2015 में। और जब भी इलेक्शन हुई है, हम कोर्ट में गए तो कोर्ट से ऑर्डर हुआ तो इलेक्शन हुई है। अब भी ये जुलाई 2020 में हमारा टेन्योर खत्म हुआ है। मैं भी इलेक्टेड मेंबर हूँ, इस 2015 की इलेक्शन में मैं इलेक्टेड मेंबर। ये 2020 में जुलाई में हमारा टेन्योर खत्म हुआ और तब से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की जा रही है कि इलेक्शन करवाएं, नई इलेक्शन करवाएं। गैर कानूनी तरीके से 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी, जो एक्ट में प्रोविजन नहीं है जी। एक्ट में ये गवर्नमेंट एडहॉक कमेटी बना सकती है, लेकिन जो प्रेजेंट कमेटी है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकती जी। एक्ट की मुताबिक ऐसा है। लेकिन इन्होंने 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी
जिसको हमें कोर्ट में चैलेंज करना पड़ा। और कोर्ट में जब चैलेंज हुआ तो उन्होंने इसको सेटिसाइड कर दिया कि भाई आप या तो हडाक कमेटी बनाएं। कोर्ट ने पहले भी 4 वीक्स टाइम दिया इनको जी कि भाई हडाक कमेटी बनाएं टिल इलेक्शन, और इलेक्शन प्रोसेस जो है वो भी प्रोसीड किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट को फिर इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, नॉन सीरियस है गवर्नमेंट बिल्कुल ही। ख़ास तौर के हमारे माइनॉरिटीज़ जो कम्युनिटी हैं इनके मसले में गवर्नमेंट बिल्कुल नॉन सीरियस है। इन्होंने फिर ना इलेक्शन करवाई, 1.25 साल होने लगे, 20 से अब 22 आ रहा है, जुलाई 22 आ रहा है, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाई और ना ही हडाक कमेटी बनाई है। बस जब कोर्ट की डेट आती है थोड़ा बहुत प्रोसेस कर देते हैं, एक निकाल दिया इन्होंने इलेक्शन का, पीछे तहसीलदार को लिख दिया कि आप वोटर लिस्ट हमें भेजें विद इन 1 डे जी, बस छोड़ दिया इलेक्शन का प्रोसेस। अब कंटेम्प्ट में दोबारा गवर्नमेंट ने इनको जब नकेल डाली तो अब इन्होंने 2 वीक्स के लिए वो कर दिया, जो कल ही डेट थी कोर्ट में जी, उसमें हुआ है। तो अब ये कमेटी का वो कर देंगे 2 वीक के अंदर कुछ ना कुछ करेंगे वो लास्ट डेट में जाकर। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट नॉन सीरियस है, ये कमेटी बना देंगे। पिछली बार भी इन्होंने कमेटी 2008 में बनाई जी, और वो 2015 तक वही कमेटी चली, जबकि एक्ट के मुताबिक आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की एक्शन उसको, यानी एक्ट को भी वायलेट किया जा रहा है। मस्ताना साहब, अब मैं 7 साल बाद सवाल ये उठता है कि कम्युनिटी कितनी रिस्पॉन्सिबल, कहते हैं कि जुर्म करने वाला भी उतना दोषी होता है जितना सहने वाला है। कम्युनिटी कितनी रिस्पॉन्सिबल? अगर बोर्ड के चेयरमैन या कमेटियों के चेयरमैन इनिशिएटिव ले लें कि टेन्योर खत्म होने वाला 1 महीना पहले ही सरकार को आगाह करना शुरू कर दें, या फिर ये जानबूझ के निगरान करते हैं कि हमारा थोड़ा सा टाइम और हमें मिल जाए। देखिए साहब, 1973 में एक्ट हमारा पास हुआ जी, बिल पास हुई। अगले साल हम 50 साल पूरे करेंगे इस बिल का समा जो होता है आधी सदी जी, ये आप समझिए, आधी सदी गुजर गई है और हम इस एक्ट को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाए। और इसमें अगर कोई खामी थी या कोई तरमीम भी, कोई अमेंडमेंट भी नहीं ला पाए। तरमीम भी नहीं हो सकी जी, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि इसको नॉन सीरियस तरीके से लिया जाता है। हालांकि ये गुरुद्वारा एक्ट के पीछे का इतिहास अगर देखें तो 4 दहाकों तक एक संघर्ष हुआ है, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हुआ है जी, 76 में इम्प्लीमेंट हुआ और 76 से 79 में दूसरी इलेक्शन हुई, उसके बाद 82 में हुई और पूरे 3-3 साल का वक्फा था। 82 में अमेंडमेंट आती है सरकार की, उसमें इसका टेन्योर जो है 5 साल का किया गया जी। 82 की इलेक्शन के बाद जिस तरह रैना साहब कह रहे थे कि फिर बाद में एक इलेक्शन 15 साल के बाद हुई, आज दूसरी जो है ये 7 साल हो चुके हैं जी। लोगों में बड़ी तशवीश है इस बात की। एक और बात की तरफ आपको मैं आपका ये ले जाता हूँ मैं 2015 की इलेक्शन में बाकायदा इलेक्शन हुई और डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बनाई गई। एक्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के ऊपर हमारे 2 प्रोविंशियल बोर्ड बनते हैं। स्टेट बोर्ड बनता है जिसमें 8 मेंबर जम्मू प्रोविंस से होते हैं और 7 मेंबर कश्मीर प्रोविंस से होते हैं। वो हमारा स्टेट गुरुद्वारा बोर्ड होता है और मेन अथॉरिटी गुरुद्वारा बोर्ड है जो इन कमेटियों के बजट जो है सालाना बजट जो उसको पास करता है। जी। देखिए आप वो कोर्ट में जाना पड़ा, वो कोर्ट में कमेटी को इसलिए जाना पड़ा कि कितनी नाअहली हुई हमारी गवर्नमेंट की। जो सीटें दी गई हैं डिस्ट्रिक्टों को, जैसे 7 सीटें कश्मीर प्रोविंस की हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को 1 है, पुलवामा को दूसरी है, एक बारामूला की है, एक बडगाम की है, एक कुपवाड़ा की है और 2 सीटें श्रीनगर की हैं। किसी मिनिस्टर साहब से मिलकर या किसी सेक्रेटरी से मिलकर इन्होंने, किसी को पता नहीं है, इन्होंने वो एक सीट जो है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से उठाकर जोड़ दी बारामूला के साथ। जी। आप हैरान होंगे, सबसे ज्यादा आबादी सिखों की पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। जी। मैं कश्मीर प्रोविंस की बात करता हूँ राइट। और उनके हक उनको पता ही नहीं है और जिस वक्त वो फार्म भरने जाते हैं वो देखते हैं उनकी सीट ही नहीं है। हालांकि ये आर्डर हो नहीं सकता था। उसके बाद साहब ये इसमें स्टे आ गया और 5 साल तक जो मौजूदा सेटअप जो है इसके ऊपर कोई बोर्ड नहीं था। ये अदरवाइज ये समझिए कि इसका जो भी खर्चा हुआ है, जो भी इसमें काम हुआ है, वो किसी अप्रूवल के बिना ही हुआ या कैसे हुआ ये इसमें दुरुस्ती नहीं हो सकी। अब इस वक्त तशवीश ये है कि अगर आप ये इंटरम अरेंजमेंट कर रहे हैं, इस तरह से करने से बात नहीं बनती।
सब लोगों की एक ही बात है कि डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो ऐलान किया जाए। नॉमिनेशन जिस तरह इशारा दिया गया है आज की न्यूज़ में हमने जिस तरह पढ़ा है कि इनको 2 हफ्तों का टाइम दिया गया है, बाकायदा प्रोसेस शुरू होना चाहिए और इलेक्शन फौरी से फौरी तौर पर होनी चाहिए। ये आज लोगों के जगमोहन जी, आपसे ये सवाल पूछना ज़रूरी हो गया है कि क्या जो लोग हम देखते हैं कि जो इलेक्शन होते हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के, वहाँ पर कैंडिडेट इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो उसकी पीछे मंशा क्या है? क्या वो धार्मिक काम करना चाहते हैं या फिर गुरुद्वारा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर उनकी निगाह रहती है? देखिए, आपको जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि हमारे इन तमाम गुरुद्वारों की बहुत अच्छी खासी इनकम रहती है। लोग जो है ऑफरिंग्स, डोनेशंस इन गुरुद्वारा में देते हैं, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के वक्त से बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे गुरुद्वारों के साथ अटैच है, चाहे वो जम्मू का एरिया है, चाहे वो कश्मीर का एरिया है। और जम्मू कश्मीर में बहुत से गुरुद्वारे जो हैं वो हिस्टोरिकल हैं, क्योंकि हमारा जो बर्थ ऑफ सिक्स है वो गुरु नानक देव जी के साथ है। और गुरु नानक देव जी की जो विजिट, उस पहली विजिट जो इस जम्मू कश्मीर के खिते में हुई, तो सिख उसी वक्त से यहाँ बना। और तब से लेकर आज तक बहुत से गुरुद्वारे, कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ हिस्टोरिकल गुरुद्वारे और लोकेलिटी के गुरुद्वारे हैं जहाँ पर लोगों की एक ऑफरिंग्स रहती हैं, प्रॉपर्टी अटैच है। वो सारी की सारी एक्ट के मुताबिक उसको पहले इंडोर्स करना है और ताकि सरकार के सामने वो हमें पेश करना है कि किस गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी कितनी है। जी। लेकिन हुआ क्या है कि कुछ एक लोग पिछले कुछ देर से, ये पहले आज से 15-20 साल पहले ऐसी बात नहीं थी, लेकिन 15-20 साल से कुछ ऐसे लोग अब गुरुद्वारा अफेयर्स में आने लगे जिनकी नजर गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी के ऊपर है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, आपको बताते चलूं। मैं आपसे बताऊं कि साहब जम्मू में भी वायलेंस भी होता है। किसी ने धर्म के लिए काम करना हो तो वायलेंस कैसे करेगा? इलेक्शन में वायलेंस भी होता है। जी, तो मैं आपसे वही बता रहा हूँ कि ऐसे अनफॉर्चुनेट हादसे हो चुके हैं कि हमारी प्रॉपर्टी जम्मू में भी और कश्मीर में भी लोगों ने मैनिपुलेट करके अपने नाम कर दी है जो गुरुद्वारा को बिलोंग करती थी, और कई जगह पर पैसों का हिसाब ही नहीं। अभी मैं आपको एक्ट का बताऊं, जी मैं एक्ट बताऊं, मैं पिछले काफी दिनों से इस एक्ट के ऑडिट के पीछे पड़ा हूं और आपसे ये बताऊंगा जो चैप्टर 4 है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सेक्शन 18 है जो साफ तौर से कहता है कि डिप्टी कमिश्नर हैज टू होल्ड ऑडिट एवरी ईयर, नॉट आफ्टर 5 ईयर, एवरी ईयर। और आप ये कहें कि वहाँ एक डिप्टी कमिश्नर इतना साइलेंट है, वो पूछता भी नहीं है। अभी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के पास एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए का उसमें उस बिल्डिंग को बनाने में लगा है कम्युनिटी की। इसी तरह से यहाँ भी बहुत सी ऐसी जगह हैं, जम्मू में भी, पर उसका कहीं भी ऑडिट जो है वो आज तक नहीं हो पाया। पर उसमें कम्युनिटी ये पूछती है कि भाई आप ऑडिट पब्लिक के सामने रखने में आपको कौन सी ऐसी शर्म है या कौन सी ऐसी आपत्ति है कि आप वो अकाउंट ऑफ ऑडिट जो है वो क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये पब्लिक की चीजें हैं, किसी की जाती चीजें नहीं है। कई लोगों ने तो हमारी पुरानी ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कब्जा कर लिया, लोगों से लिखवा लिया कि यार ये मेरे नाम कर दो, मैं इसको देखूंगा। अब वो कम्युनिटी को उसके लिए कोर्ट के केस खटकाने पड़े। ये तभी हुआ है जब इलेक्शंस हमारे टाइम से नहीं हुए और सरकार ने हमारे इस कानून की प्रॉपर जो इसकी कंट्रोल जो है वो नहीं किया और इसकी ओर नॉन सीरियस रहे। तो इस लिहाजा अभी कम्युनिटी में इसी तरह की तशवीर कि हम कह रहे हैं कि साहब इलेक्शन करवाने में कौन सी दिक्कत है, लेकिन होता क्या है अभी पिछले कुछ देर से बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं, हमारे गुरपुरब्स होते हैं, बैसाखी का त्यौहार है, तो हमारे कुछ एक लोग जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर्स को लेके वहाँ आ जाते हैं, आईजीपी को लेके आ जाते हैं, उन्हें सरोपा डाला जाता है, तो वो एक नेक्सस बन जाता है उस विशेष लोगों का। आपने एक सवाल किया ना कि आखिर ये लोग क्यों गुरुद्वारे की ओर राजनीतिक अखाड़ा बना लेते हैं। बिल्कुल, तो उन लोगों का जो नेक्सस है वो इन चीजों को जो है वो फिर कंट्रोल करते हैं, वो डिप्टी कमिश्नर के ऊपर प्रिवेल करते हैं, अभी चलने दो, अभी चलने दो, डिविजनल कमिश्नर के ऊपर प्रिवेल करते हैं, अभी रहने दो। तो इस तरह की जो एक लोगों के बीच में एक विशेष सर्कल जो बना हुआ है उसे पब्लिक ही तोड़ेगी, उसे कम्युनिटी ही तोड़ेगी। लेकिन ये ज्यादा देर चलने वाली बातें नहीं है। पर हम लोगों ने इस गवर्नर साहब से ये भी कहा था कि हमारे पास पहले 8 डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी टोटल, और 8 डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो 11 मेंबर में डिवीजन होता है और 11 का इलेक्शन होता है। लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो बढ़ गई,
अभी आप डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की ले लीजिए, कश्मीर की बात है, डिस्ट्रिक्ट शोपियां की ले लीजिए, वहां सिखों की पॉपुलेशन ज्यादा 10 या 15 के करीब है। अब मुझे बताइए उस डिस्ट्रिक्ट का कंपोजिशन कहाँ बनेगा एक असेंबली बनाने के लिए 11? तो हमने ये चीजें गवर्नर के सामने रखी कि वी रिक्वायर अमेंडमेंट, आप इसको अमेंडमेंट कीजिए या नहीं तो एक नया एक्ट जो है वो यहाँ इंट्रोड्यूस कीजिए। उसके लिए भी हमने उनसे पूरी बात, उन्होंने विश्वास तो मतलब एक एश्योरेंस तो दी, पर उसके बाद उस पर कोई राणा साहब से नहीं जानना हुआ। चाहता राणा साहब, बड़ा ज़रूरी है कि अगर हमने बोर्ड की पवित्रता को बरकरार रखना है तो इसको राजनीतिक अखाड़े से बाहर रखना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस तरह की तरमीम और अमेंडमेंट की भी ज़रूरत है कि जो अमृतधारी हो एटलीस्ट इलेक्शन वो लड़े। वोटर कोई भी हो सकता है, अमृतधारी नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें एक ऐसी क्लास होनी चाहिए कि जो अमृतधारी है, जो आस्था रखता है, वही इलेक्शन लड़ सके। विनोद जी, इसमें पहले तो मैं एक थोड़ा सा करेक्शन जी। करूंगा। आपने जो सवाल किया था कि इसमें पैसा खर्चा जा रहा है, जो तो सही कैंडिडेट्स, हमारा गुरुद्वारे की इलेक्शन में जो धार्मिक सोच रखने वाले लोग हैं, जो इस साइड इलेक्शन लड़ते हैं, उनमें से कोई पैसा नहीं खर्चता। कोई चंद लोग ऐसे हैं जो इस काबिल नहीं है, उनको पता है कि हमें वोट नहीं मिलनी लोगों से, वो पैसा का इस्तेमाल करके वो करते हैं। अदरवाइज मेनली हमारे नॉमिनल सा खर्चा हमारे होता है, कोई पोस्टर वगैरह थोड़े से जो हम जो प्रिंट करवाते हैं उनमें, या कोई कपड़े के बैनर्स को या 2-4-10 हम बनाते हैं। इसमें हमारी इलेक्शन में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। हमने जाकर अपना प्रचार गुरुद्वारे में खड़े होकर अपने बात रखनी है उधर, और कहीं हमारा कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। हमने कोई जल से जुलूस निकालने ठीक, हमने अपनी से कम्युनिटी से या तो मीटिंग करके 10-20 आदमियों की, या गुरुद्वारे में जाके हमने अपनी बात रखनी होती है कि हम आएंगे तो ऐसा ऐसा करें। पहली बात तो ये कि उसमें ज़्यादा पैसे की बरतून नहीं होती है, ये गलत परसेप्शन है कि हम ज़्यादा पैसा खर्चते हैं। दूसरी बात अमेंडमेंट की या बोर्ड की, आप गवर्नमेंट को इनकी सीरियसनेस देखिए कि 2003 में बोर्ड की इलेक्शन हुई, उसके बाद आज दिन तक बोर्ड की इलेक्शन नहीं हुई। बोर्ड के 2003 में चेयरमैन इलेक्ट हुए, उसके बाद टीएस वजीर इलेक्ट हुए थे, उसके बाद आज दिन तक बोर्ड की इलेक्शन नहीं हुई। विदाउट बोर्ड कैसे ये चल रहा है, ये सिलसिला चल रहा है। अमेंडमेंट की जहाँ तक बात है, अब आप सबसे बड़ी अमेंडमेंट हमने जब हांडू साहब थे, मेरे ख्याल 98 की बात है, 97 की, हमने उनसे भी डिमांड रखी थी कि भाई बोर्ड का मेंबर जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आ रहा था। पहले 6 डिस्ट्रिक्ट थे जम्मू के, और जम्मू के 8 मेंबर थे, उसमें कठुआ का 1 मेंबर है। अब आप देखो इसमें एक्ट की इन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन निकाल कर इलेक्शन करवाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट अपना मेंबर बोर्ड का चुन के भेजना है जी। उसने 6 डिस्ट्रिक्ट, रजौरी पुंछ वाले को क्या पता कि कठुए में कौन आदमी सही है उसको चुनना है। ये कहते हैं बोर्ड 6-8 आदमी डालेंगे, 11 हैं तो 6 डिस्ट्रिक्ट थे, 6-8 हो गए, वो 6-8 वोट डालेंगे तो इसको इलेक्ट करेंगे। जबकि एक्ट की ऐसी मंशा नहीं है, ये गलत इंटरप्रिटेशन इन्होंने निकाली हुई है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट अपना 11 मेंबर जो हैं वो इलेक्ट करके अपना नुमाइंदा भेजेंगे। जम्मू को 4 नुमाइंदों की पॉपुलेशन ज्यादा है जम्मू चाहिए, तो उसमें 4 जो मेंबर चुनने वो जम्मू वाले 11 बंदे चुनेंगे उनको, तो आगे भेजेंगे बोर्ड। ऐसे ही पुंछ रजौरी है या उधमपुर डोडा था, उसका 2 डिस्ट्रिक्ट का 1 मेंबर था, तो वो 2 डिस्ट्रिक्ट, जहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट का 1 मेंबर है तो वो 22 वोट डालेंगे। जो मेंबर है उन्होंने इलेक्ट करके भेजना, लेकिन ये उसको गलत करते। हमने हांडू साहब जब लॉ मिनिस्टर थे, उनको भी फारूक साहब खुद लाए, उनको हमारे साथ बात हुई, लेकिन उसके बावजूद एश्योरेंस मिली अमेंडमेंट की, कोई अमेंडमेंट नहीं आज तक करो जी। तो मुस्ताना साहब एक चीज़ है कि आप जब बड़ा प्रोग्राम करते हो, पॉलिटिशियंस को प्लेटफॉर्म देते हो, चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, आप अपना मेमोरेंडम भी उनको देते हो, वो उस प्लेटफॉर्म का पूरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको मिसलीड करते हैं। एक भी डिमांड आपकी मानी नहीं जाती है। जैसे अभी आपने कहा कि बड़ा सारा फ्लॉ है एक्ट में, बहुत सारे फ्लॉ हैं। एक बंदा, एक उम्मीदवार जो है 30,000 वोटों से जीत के आ रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट में 18-20 लोग हैं वो जीत के आ रहे हैं, उसको भी उतना राइट है, उसको भी इतना राइट है। ये है फ्लॉ, इसको दूर करने की जरूरत है कि नहीं? इसमें बहुत जरूरत है जी।
हमने बहुत बार ये कहा था कि भाई जिस वक्त हमारी कमेटियां इलेक्ट होती हैं, बोर्ड बनता है, इनका फर्ज बनता है कि जो जो फ्लॉज इस एक्ट में रह गए हैं, देखिए अब काफ़ी समय हो चुका है, एक्ट को 50 साल होने वाले हैं। जी। आप बताइए कि इसमें खामियां अभी तक हमें नहीं पता लगी, हमें लगी है, हमने इसके लिए कोशिशें भी की, लेकिन सरकार की लेवल पर या हमारे अपने लोगों की वजह से ये चीज़ जो है ये ताखीर में जाती रही, इस पर कोई अमल नहीं हो सका। देखिए बोर्ड न बनने की वजह से कितना नुकसान हुआ है, कोई बजट पास नहीं हुआ, अपनी मनमानियाँ हुई है। मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसको मैं साबित करूं, लेकिन ये बात है कि अगर किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से एक्ट के मुताबिक नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि वो उसमें कोई ना कोई फला जो है वो है। अब हमें एक ही बात है कि इमीडिएटली इलेक्शंस होनी चाहिए। सिख अवाम की एक दरीना मांग है ये, इसको बगैर डिले करने के फौरी नॉमिनेशंस जो इसके लिए जाएं और प्रोसेस जो है इलेक्शन का वो शुरू किया जाए। और सिख अवाम को ये उनका फ़र्ज बनता है कि नुमाइंदे ऐसे भेजें अपने, जो हम मेंबर चुनते हैं गुरुद्वारों के, वो ऐसे गुरसिख भेजें जो अमृतधारी भी हो। आपने कहा ना अमृतधारी होना, इसमें एक्ट में बाकायदा डेफिनेशन है, मेंबर कौन हो सकता है, उसमें ये दर्ज है ये। तो इसलिए हम लोगों का कसूर है कि हम अपने धड़ाबंदी, रिश्तेदारी या लिहाजदारी इसको मद्देनजर रख के करते हैं। हमारे लोगों को भी चाहिए, सिख अवाम को चाहिए कि अपने सही नुमाइंदे गुरुद्वारों के लिए पहले नामजद करें, इलेक्ट करें, उनको भेजें और उसके बाद फिर जो जो इसमें खामियां हैं इसको पूरी करें। देखिए साहब, मैं अपने आप को बदकिस्मत समझता हूँ इस लिहाज से। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि जो गुरुद्वारा एक्ट लगाने में और इम्प्लीमेंट करने में जो रोल अदा हुआ है उसमें मुझे काम करने का मौका मिला, बहुत मिला है। हकीकत आपको बताता हूँ, मेरे साथ कितने लोग ऐसे हैं, हमारे जो ख्वाब थे वो ख्वाब ही बन के रह गए हैं। सही बात में तो जो क्रक्स हमें मिलना चाहिए था इस एक्ट का वो नहीं मिल सका है। आप पूछेंगे कैसे? देखिए हमारा कोई इतना बड़ा कोई कॉलेज इंस्टीट्यूशन जो हैं वो हमारे नहीं बन सके, जो मैनेजमेंट की तरफ से बनने चाहिए थे। कोई ऐसे हमारे कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं बन सकी जिससे हमें गरीब हूँ, यतीम हूँ, जो हमारे नौजवान हैं जिनके पास आर्थिक तौर पर कंडीशन उनकी ठीक नहीं है, उनको कोई हेल्प कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था जो है वो हमारी नहीं बन सकी। बिल्कुल नहीं बन। तो फिर मुझे बताइए गुरुद्वारा एक्ट का क्या फायदा था कि सिर्फ अपनी ये एक स्टेटस बनाने के मैं गुरुद्वारा कमेटी का मेंबर हूँ, मैं ये हूँ, इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकी। कोशिश करें, मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब ने हमें यकीन दिलाया था, जैसे राणा साहब ने कहा, उनकी मंशा भी थी, क्योंकि उस डेपुटेशन 2 बार मिलने का मुझे भी मौका मिला है। जो मैं रीड कर सका हूँ, गवर्नर साहब की मंशा थी कि डायरेक्ट हम इलेक्शन जो है इसकी करेंगे। वो कोविड की वजह से थोड़ा डिले भी हो गया, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है, माहौल भी ठीक है। हम समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट इलेक्शन जल्दी करवाए ये मसला जो हल हो सकता है, बेटर अमेंडमेंटें भी हों। जगमोहन जी, आपको लगता है कि एक इंक्वायरी इनिशिएट की जानी चाहिए कि जिन्होंने गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाया है उनसे वापस प्रॉपर्टी को स्नैच किया जाए और गुरुद्वारे के साथ जोड़ा जाए? दूसरा सवाल मेरा ये है कि सभी गुरुद्वारे इस बोर्ड या कमेटी के अंदर नहीं आते हैं। ये शायद मेरे साथ एच.एस. रैना साहब भी एग्री करेंगे कि इनके वहाँ का गुरुद्वारा जो अकाली कोर सिंह है, वहाँ वो भी गुरुद्वारा शायद इस कमेटी या बोर्ड के अंदर नहीं आता। नहीं है। कितना मैं आप पहले ये बात आपने बिल्कुल सही रखी है। आपसे ये बताऊं कि एक अमेंडमेंट हुई थी, मुझे पूरा ईयर याद नहीं है, लेकिन सरकार ने उसमें ये बात अमेंडमेंट में रखी कि भाई जहाँ भी गुरु ग्रंथ साहब मौजूद हो वो गुरुद्वारा इस के दायरे में आएगा। यहाँ तक कि जो हमारे डेरे भी हैं, जैसे पुंछ नंगाली का डेरा है, ये भी इस एक्ट के दायरे में आता है। हमारे बहुत से ऐसे लोकेलिटीज के गुरुद्वारे जो बड़े अच्छे रिच हैं, बड़ी अच्छे फ्लोरिस्ट गुरुद्वारे हैं, जिनका बड़ा कुछ पेरिफेरियल है, वो भी इसमें आते हैं, लेकिन वो सब इस दायरे में नहीं लिए गए। पर ये आज भी ज़रूरत है, इसमें कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा नहीं कि ये लोगों के ज़ोर से होगा, इसमें कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ताकि इन तमाम गुरुद्वारों को उस एक्ट के हदूद में लाया जाए और सारी उसकी प्रॉपर्टी, उसका कैश, उसका काइंड, उसका सारा बोर्ड, एवरीथिंग, वो जो भी है वो इन एक्ट के दायरे में रखकर उसके ऊपर एक निगरानी रखी जाए। पर वैसा कुछ लोग नहीं होने देते। मैं आपसे ये बताऊं, आप अमृतसर का एरिया देखिए, आप वहाँ जो गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर खालसा कॉलेज, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज,
इसी तरह दिल्ली में स्कोर्स ऑफ स्कूल्स जो हैं वो गुरुद्वारा के लोग जो हैं वो चला रहे हैं। बट हमारे पास भी यहाँ काफ़ी एक अच्छा खासा एक सेटअप है इन गुरुद्वारों का, जिससे हम यहाँ सामाजिक तौर पर, जो सिखों की एक बेसिक चीज़ है, हम सामाजिक तौर पर उसको पब्लिक के लिए मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं, पर नहीं हो रहा है क्योंकि कमज़ोरी सिर्फ सरकार की तरफ से है, लोगों की तरफ से नहीं, क्योंकि सरकार इसे एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी कोताही से काम कर रही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि डिप्टी कमिश्नर इज बाउंड टू ऑडिट एवरी डिस्ट्रिक्ट एवरी ईयर, लेकिन आज 5-5 साल हो जाते हैं, वो अब जब उनको हम कहें तब वो ऑडिट की बात करें। अब खला कहाँ है? अभी लास्ट इलेक्शन लोग हैं हमारे, अभी जब वो आएंगे उनसे कौन हिसाब लेगा? कोई हिसाब लेगा नहीं, क्योंकि वो आए वो चले गए, नए लोग इलेक्ट होके आएंगे, वो वहाँ जो कुछ रखेंगे उसकी कोई बात भी नहीं कोई कर सकता कि आपने यहाँ बैलेंस क्या छोड़ा है, खर्चा क्या किया और कौन सी मंजूरी है। जिस तरह से हमारा धर्मा ट्रस्ट है या हमारा श्राइन बोर्ड की ट्रस्ट है, वहाँ पर सरकार के सेक्रेटरी IAS अफसर बैठे हैं जो वहाँ मॉनिटर करते हैं, लेकिन यहाँ पर उस टाइप का कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस जो है नहीं। आप पूरी तरह से सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, लेकिन कम्युनिटी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जुल्म करने वाला भी उतना ही दोषी है जितना सहने वाला है। विनोद जी, मैं आपसे इस बात पर सहमत नहीं हूँ जी। पब्लिक हमारी सुनवाई नहीं है, हम जो मर्जी, मैं इलेक्टेड मेंबर रहा हूँ, मैं कमेटीज़ में रहा हूँ, मैं साबका सेक्रेटरी भी हूँ DGPC का, लेकिन जब भी हमें कोई डिफ़िकल्टी आती, कोई गुरुद्वारा ही हमने टेक ओवर करना है, डिस्ट्रिक्ट के सारे गुरुद्वारे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कवर करते हैं DGPC के, लेकिन अगर किसी गुरुद्वारे का कंट्रोल भी हमने अपने हाथ में लेना, अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है, हम क्योंकि DGPC को हेड करता है डिप्टी कमिश्नर जम्मू, तो हम डिप्टी कमिश्नर से जो भी रिक्वेस्ट करें हमें उधर से कोऑपरेशन ही नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता ही कुछ नहीं है उधर से। वो गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल एक उन्होंने मन बनाया हुआ कि इस कम्युनिटी को आपस में ही लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। मैं जो समझता हूँ कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि सिखों को लड़ने के लिए ये एक्ट बनाकर ना छोड़ दिया, जबकि किसी और का इलेक्शन नहीं होती, ना कि ही मुस्लिम समाज की होती है, ना कि हिंदू समाज की होती है, सिख समाज की इलेक्शन भी होती है। चलो अगर होती है तो कम से कम उसको पूरा कवर तो गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया उसकी संरक्षण तो देना चाहिए ना गवर्नमेंट को, लेकिन इधर होता कुछ नहीं। साहब, समय का अभाव है, आप मस्ताना साहब आप कंप्लीट करेंगे और बताएंगे कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे, अपनी कम्युनिटी से क्या अपील करेंगे 1 मिनट में। गवर्नमेंट को इमीडिएटली ये काम करना चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस, और हमारे लोगों को चाहिए कि नुमाइंदों का चुनाव बड़े अच्छे ढंग से करें और पिछले एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए अच्छे नुमाइंदे भेजें जिनसे कुछ तवक्का भी रखी जा सके। और मैं समझता हूँ कि अमेंडमेंट्स भी इसमें जी 1 मिनट में चाहूँगा कि 1 ही मिनट में गवर्नमेंट को इलेक्शन चाहिए हमें जी। ये जो अब लिस्टें बनाकर ये कमेटियां नामजद करने लगे हैं, बजाय इसके ये इलेक्शन इमीडिएटली करवाएं, 1 महीना के अंदर इलेक्शन हो जाती है, गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए। हमारी गवर्नमेंट से यही डिमांड, लेकिन हमें तवक्को नहीं है कि गवर्नमेंट इलेक्शन कराएगी, ये कमेटीज बना के फिर 4 साल। चलिए राणा साहब, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मस्ताना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जगमोहन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।